गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? अच्छे हो? सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया, लिटिल बिट। नहीं, लेट नहीं हूँ, टाइम पर ही हूँ। ये अच्छा, आप लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे होंगे कि 7 बजे आज करंट अफेयर्स आएगा ना। थोड़े दिन में आने लगेगा, मतलब मोस्ट प्रॉबेबली मैं कोशिश करूँगा कि कल से आने लगे। प्रॉब्लम ये होता है कि सुबह ना आँख काम कर रही है ना हाथ काम कर रहा है। ये कैसी आवाज़ है? आवाज़ सही आ रही है? ऑल गुड तो मुझे बता दो। हाँ, बढ़िया चल रहा है। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम में। तारीख है 27 दिसंबर और आज के करंट अफेयर्स में कल के करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो जब संडे को आपका करंट अफेयर्स नहीं आता है तो आप परेशान मत हुआ करिए। करंट अफेयर्स में आपको न्यूज सारी मिलेगी और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, कैसे? सर आप डेली 9 AM कर दीजिए। नहीं यार, अभी डेली 9 AM नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रविंदर सर की जो क्लास है वो 9 बजे आती है। अगर मैं उधर क्लास कर दूंगा तो वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे कि भाई आपने मेरा स्लॉट ले लिया। तो डेली 9 बजे तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका टाइम पर आता रहे। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो एक बार। थोड़ा सा एक बार करो, शेयर करो। चलो शुरू करते हैं ना। रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन किया है तो फिर मैं आपको बता दूं कि कल आपने 2 PDF मिस की हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्पेशल समिट की PDF, यानी कि जो इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंस इस साल 2021 में जनवरी से लेके यहाँ दिसंबर तक हुआ है, वो पूरा वहाँ पे डाल दिया है। आज मेरा प्लान है कि मैं अवार्ड एंड ऑनर की PDF बना लूँ 1-2 दिन में, उसको भी आपको प्रोवाइड करा दूँ। फिर उसके बाद पर्सन इन न्यूज़ की PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। ये PDF से ये होता है ना कि वो PDF अगर आप अपने पास रखोगे तो आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। एक फोल्डर बना लेना करंट अफेयर्स का, बस उसको बार बार जब एग्जाम देने जाना तो एक बार स्क्रॉल कर लेना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आओ चलो देखते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस में है कि 25 दिसंबर को मनाया गया है सुशासन दिवस। बहुत कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस को लेकर के आपने देखा इंडेक्स भी आ गया है और वर्ल्ड इंडेक्स भी इसको लेकर के है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताना है, तो बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। आगे नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त भारतीय मूल के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। इतने बड़े पद पर एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। इंग्लिश वाली भी वहीं पड़ी हुई है, शाम को डाली थी इंग्लिश वाली। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड वंदन क्रॉनिकल को लॉन्च किया। अब ये ट्राइफेड वंदन आ जाएगा तो आप ये आराम से समझ सकते हो कि अर्जुन मुंडा जी ही इसको लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे, कर दिया है। यूपी सरकार की 25 दिसंबर को फ्री स्मार्ट योजना शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया सुशासन सूचकांक 2021, गुजरात टॉप पर रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है। इसका याद रखिएगा, यह 53,344 करोड़ रुपए की योजना है। भारतीय सेना ने लॉन्च किया एक नया इन हाउस मैसेजिंग ऐप। ये लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये लोग एसिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री RL जलप्पा का भी हाल ही में निधन हो गया। और अब बारी है प्रीवियस डे रिवीजन की, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, इन सभी को डॉक्टर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनिल प्रकाश जोशी जो हैं, इनको याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण भी मिला है इस बार 2020 का, और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हिमालयन करके एक संस्था है, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज सॉल्यूशंस करके, तो उसको चलाते हैं।
तो ऐसा पूछा गया था प्रश्न एसएससी में कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिन्हें अभी पद्म भूषण 2020 के लिए चुना गया है, किस कैटेगरी में चुना गया था? तो सोशल सर्विस या लिखा हो, समाज सेवा लिखी हो या इन्वायरमेंटल लिखा हो, तो आप उसमें टिक करिएगा। 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतरराष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं? तो 18 भारतीय रेफरी यहां पर चुने गए हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कब तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी लगा देंगे। किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। 7 अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप किस देश ने जीत लिया है? बांग्लादेश ने भारत को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है। 7 अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप। अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। आंचल ठाकुर ने FIS, क्या हो रहा है? आंचल ठाकुर ने FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो FIS इस अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में उन्होंने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस तरीके से ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त हो गया है आइनस खुकरी। हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता का निधन हो गया? KS सेतु माधवन जी का भी हाल ही में निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनें, मतलब आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बात करने वाला था, तो उनकी कविताओं से मैं काफी अच्छा लगता है मुझे उनकी कविताएं पढ़ना। 2 दिन मिले उधार में, घटाओं के व्यापार में, छन छन का हिसाब लूं या निधि शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। ये बड़ा ही, ये आप सोचोगे सर ये आज आपने मोटिवेशनल की जगह ये थोड़ा सा रोमांटिक क्यों डाल दिया है? रोमांटिक नहीं डाला है, ये एक्चुअल में मेरे मनोभाव होते हैं कि जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा होता हूं तो बहुत कुछ होता है बताने के लिए, इतना सारा होता है, इतना सारा होता है बताने के लिए। उसमें से ये लगता है कि यार इस 2 पल में मैं क्या बता दूं, कि क्या करूं, पूरा डिटेल में जाऊं कि पूरा बस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ा दूं? क्योंकि जब मैं फिर दूसरे से कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है किसी और ने तो ज्यादा पढ़ा दिया, मतलब उन्होंने तो ये भी बता दिया, मुझे भी ये बताना चाहिए था, फिर मुझे लगता है ये शायद एग्जाम में आएगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसा ऊहापोह रहता है और इस ऊहापोह से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है कि कुछ और परिवर्तन की आवश्यकता है आपके करंट अफेयर्स में। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। तो भारत में हर साल सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? इस टॉपिक से यानी इस पर्टिकुलर न्यूज से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर रहे, मतलब कि इनको एक बार मात्र कुछ दिनों का ही कार्यकाल मिला था। सुशासन दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ही हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 2014 से सुशासन दिवस मनाना शुरू कर दिया था। अब 2014 से हर 25 दिसंबर को हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके अलावा इस साल गुड गवर्नेंस वीक भी मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे गुड गवर्नेंस वीक भी इस साल मनाया गया है, यानी कि आपका सुशासन सप्ताह भी मनाया गया। इसकी डेट याद रखिएगा, ये 20 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाया गया। ये कब मनाया गया? 20 से लेकर 25 दिसंबर तक। इस बार इसकी एक थीम भी रही है, गुड गवर्नेंस थीम। थीम बता सकते हैं क्या रही है? थीम इस बार रही है प्रशासन गांव की ओर। क्या थीम रही है? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि ग्लोबली जारी किया जाता है, उसमें भारत का रैंकिंग 149 आया था 104 देशों में। यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मामले में देखा जाए तो भारत 49वें नंबर पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो था ये 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। MP के रहने वाले थे और 16 अगस्त सन 2018 को इनका देहावसान हुआ था एम्स में, नई दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कई सारी बुक हैं, वो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? कोई आइडिया है आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है, राजघाट के पास ही समाधि दी गई है इनको,
और उसको पूरा बाकायदा संसद द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है कि वो जो जगह रहेगी, वो जितने भी राजनेता रहेंगे, बड़े प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मतलब उन्हीं का अंतिम संस्कार वहां पर होगा। समाधि स्थल क्या नाम रहेगा, तो ध्यान रखिएगा सदैव अटल। थोड़ा सा अलग सा नाम है लेकिन याद रखें सदैव अटल। सदैव अटल जो है वो उनकी समाधि स्थल का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है, सदैव अटल। पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी, नो डाउट। अच्छा, जब भी आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इनके फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे शॉर्टेस्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। सबसे कम समय के कार्यकाल के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम समय के कार्यकाल के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, ये बता सकते हैं ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, सबसे मतलब ज्यादा उम्र में प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर अब आ गया। नहीं नहीं, मेरा खराब हो गया था, मेरी तरफ से हुआ है ये। ओल्डेस्ट कौन थे, ओल्डेस्ट थे मोरारजी देसाई। ओल्डेस्ट कौन थे, मोरारजी देसाई। यहीं पर रोका था ना हमने, मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। और यंगेस्ट थे राजीव गांधी। यंगेस्ट कौन थे, राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, 40 साल में ही ये प्रधानमंत्री हासिल कर लिया था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप कहोगे सर यहां पर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों बता रहे हो, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। आप बता सकते हैं ये कब अधिनियमित हुआ था, ये 2005 में आपका आया है। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया है, 2005 में। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी कि ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद के अंदर हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है। मैं ये 2005 तो मैंने बता दिया, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि किस अनुच्छेद के अंदर हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको रखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको रखा जाता है कि बिना सूचना के अधिकार के आप इसको नहीं ले सकते। अच्छा, एक चीज और है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भीष्म पितामह, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भीष्म पितामह ऑफ भारतीय लोकतंत्र, यानी भीष्म पितामह ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये किसने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी को भीष्म पितामह ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये किसने कहा था, याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। हमारे मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, भीष्म पितामह ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी। भीष्म पितामह इंडियन डेमोक्रेसी के कौन कहे जाते हैं, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा जाते हैं। इसके अलावा गुड गवर्नेंस को लेकर के कुछ चीजें यूएन ने बताई हैं कि ये 8 पॉइंट जो है वो उसमें होने चाहिए। 8 पॉइंट में कंसेंस, सर्टिफाइड, अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिपोजिटरी होना चाहिए, इक्विटल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए और फॉलो द रूल्स होना चाहिए। उसे ही गुड गवर्नेंस कहा जाता है। ये यूएन द्वारा बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। यूएन द्वारा कितने पॉइंट बताए गए, 8 पॉइंट बताए गए। वो 8 पॉइंट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि गुड गवर्नेंस जो है, कहीं पर भी लोकतंत्र सूचकांक जो नापा जाता है वो इन 8 पॉइंट पर नापा जाता है। 8 पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अटल जी को पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, 2014 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और ये हैं आपके सारे प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। चौधरी चरण सिंह जी का भी हम लोग ने जन्म दिवस मनाया था, आपको याद होगा ना। चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने क्या मनाया था, अरे चौधरी चरण सिंह जी किसान दिवस के रूप में मनाते हैं ना हम लोग, याद होगा आपको। हाँ, तो अभी इनका जन्म दिवस था जो हमने किसान दिवस के रूप में मनाया। आप बता सकते हैं कब मनाया, 23 दिसंबर को हमने किसान दिवस के रूप में इनका जन्म तिथि मनाया था। चरण सिंह जी तो ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा गए ही नहीं बेचारे, मतलब जब ये प्रधानमंत्री रहे तब तक लोकसभा का सदन ही नहीं चला। इंदिरा गांधी 2 बार पीएम बनी,
है ना, और लगभग लगभग पूरा टेन्योर ही किया इन्होंने। मोरारजी देसाई सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे कम समय के लिए देखिए 16 मई से 1 जून तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, लगभग आप माने चल सकते हैं 13-14 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर इसके बाद दूसरे टेन्योर में आए तो पूरा फिर 5 साल रहे, दूसरे टेन्योर में आए तो फिर पूरा 5 साल रहे, और तब से मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी देखा जाए तो देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और क्योंकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने और दोनों बार वो इंटरिम ही रहे, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ही रहे गुलजारी लाल नंदा। अंतरिम प्रधानमंत्री कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। बेचारे 2 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बने थे और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद बने थे, लेकिन दोनों बार ये बेचारे इंटरिम ही रहे, है ना जी। हाँ, चलते हैं आगे। हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लेना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये लिस्ट ऑफ पोएट्रीज ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी कविताएं अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि मेरी 51 कविताएं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? आपके अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। संवेदना, नई दिशा, श्रेष्ठ कविता, क्या खोया क्या पाया, और व्यक्तित्व और कवित्तम, 21 पोएम्स, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। इनके ऊपर एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाओं के ऊपर, ठीक है। कोई 13 भी बताता है सर, क्या 13 बताता है भाई? नहीं, देखिए 13वें तो आप इन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें कैलकुलेट ही कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हो गया 18वें नंबर पर तो वैसे ही आ रहे हैं ये। व्यक्तित्व के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं तो ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। व्यक्तित्व के तौर पर आप इन्हें देखेंगे तो ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, पहले साउथ इंडियन पीएम कौन थे जो साउथ इंडिया से आए थे? पहले दक्षिण भारतीय पीएम कौन थे? याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। पहले सिख पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह हैं, मतलब अभी हैं लेकिन पीएम नहीं है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये पहले पीएम थे जो दक्षिण भारत से आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बारी है 25 दिसंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? एक था हमारा हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप जो है ये आपका 1990 में लॉन्च किया गया था, और फिर उसके बाद इसमें बड़ी सारी दिक्कतें आई। इसको 1923 में प्लान किया गया था हब्बल टेलीस्कोप को, कि चलो एक ऐसी दूरबीन भेजी जाती है, एक ऐसी दूरबीन भेजते हैं अपन लोग जो हमारा बढ़िया से काम करेगी। तो हब्बल को 1923 में प्लान कर लिए थे लोग, लेकिन 1990 तक इसे भेज नहीं पाए। 1990 भेजे भी तो इसके मिरर जो है वो उल्टे लग गए, पता लगे फोटो ही नहीं खींच पा रहा है। तो मतलब बड़ी किरकिरी हुई थी हब्बल टेलीस्कोप को भेजने के बाद। लेकिन भाई साहब, जब से हब्बल गया है, ब्लैक होल होता है ये हमें हब्बल नहीं बताया। हमारी गैलेक्सी जो है वो सर्पिलाकार है, ये सबसे पहले हब्बल ने ही हमें बताया था कि हमारा जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार है। ये भी हब्बल टेलीस्कोप नहीं बताया था। हमारे सन का मास कितना है, हमारी पृथ्वी का मास कितना है, दोनों कितनी दूरी पर है, बहुत सारी ऐसी खोजें हब्बल ने की थी। लेकिन हब्बल अब जो है वो डीके की कंडीशन पे आ चुका है, उसके 5 सर्विसिंग मिशन पूरे हो चुके हैं, और अब स्थिति यह है कि उसको रिप्लेस करना था। तो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक टेलीस्कोप बनाया गया है, और ये नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के बनाया, और इसका नाम रखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। आप इसे देख सकते हैं, ये बड़ा ही अलग ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप है, और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये टेलीस्कोप जब वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा तो ये पक्का पता लगा लेगा कि भाई दुनिया में इस पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है या नहीं। ये गाइडेड रे पर काम करता है और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से ये चलता है। तो फिलहाल अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने, नासा ने 25 दिसंबर 2021 को अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बहुत समय से प्लान चल रहा था, लेकिन बार बार डिले इस मारे हो जाता था क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे। एक सबसे बड़ा ग्लिच तो ये था कि आप जो इसका ये पैरामीटर देख रहे हैं ना, ये इसके जो मिरर्स हैं, इनको जहाज में कैसे फिट किया जाए, इसके सोलर पैनल को जहाज में कैसे फिट किया जाए, तो ये कैसे जाएगा। फिलहाल आपको 2 बातें याद रखनी है। इसे किसके जरिए लॉन्च किया गया है? इसे एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? कोरोरू स्पेस सेंटर, फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना कोरोरू स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया है, और यह लॉन्चिंग नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से हुई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही इसके मिरर बनाए हैं। यह हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेगा, जिसने 30 साल से अधिक तक विज्ञानियों की सेवा की। तो फिलहाल हब्बल टेलीस्कोप का जो कॉस्पर आईडी था वो 1993-7B था, और यह है आपका हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दूरबीन टाइप का लगता भी है।
इसकी सबसे बढ़िया पिक्चर जो खींची गई है वो आपके सामने है। इसे कहा जाता है पिलर ऑफ क्रिएशन। इसे क्या कहते हैं? पिलर ऑफ क्रिएशन। ये एक ऐसी तस्वीर है जो ये बता रही है कि एक तारा जो है वो बनने की कंडीशन में पहुंच गया है, किस तरीके से मास होता है। और अभी तक हमें वाकई में गैलेक्सी का कलर हमें पता नहीं था। ये पूरा का पूरा हमें हब्बल ने बताया था कि ब्लू कलर का ऑरा होता है, नेबुला होता है, ये सब हमें बताया था। हब्बल टेलीस्कोप की बात की जाए तो हब्बल टेलीस्कोप जो था वो एक साइंटिस्ट थे वहां पे, जेम्स ई हब्बल, उनके नाम पर रखा गया था। जबकि जेम्स ई वेब के नाम पर आपका इस जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। जेम्स ई वेब जो है ये आपके सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? जेम्स ई वेब। उन्हीं के नाम पर जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। वर्तमान समय में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? बिल नेल्सन जो है वो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसको याद रखिएगा। तो कौन सा टेलीस्कोप जा रहा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप जा रहा है, जो हब्बल 31 साल की अपनी सेवा के बाद अब रिटायर होने वाला है, लेकिन अभी काम कर रहा है वो, और उसके बाद उसको डीके किया जाएगा। तो एक बड़ी घटना यहां पर घट गई है। बिल नेल्सन याद रखिएगा, 14वें नंबर के बिल नेल्सन है। अगली जानकारी, भारतीय मूल के किसको दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर नियुक्त किए गए हैं नरेंद्रन कोपालन। नरेंद्रन कोपालन। अच्छा, यहां पर एक नाम और लिखा हुआ है, प्रदीप कुमार रावत। क्या आप बता सकते हैं प्रदीप कुमार रावत को अभी किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया। प्रदीप कुमार रावत जो है उन्हें अभी हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किसी देश में भेजा गया। किसी को पता हो तो बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। किसी को भी एक जरा सा भी आइडिया हो। जैसे संबित पात्रा को तो आपको पता होगा। हाँ, वेरी गुड, चाइना। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको अपने कम से कम पड़ोसी देशों में जो एम्बेसडर हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। संबित पात्रा को अभी हाल ही में आईटीडीसी, संबित पात्रा जी की अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, बता रहे थे मेरी यूपीएससी रैंक जो है वो कुछ बता रहे थे उसमें। आईटीडीसी यानी कि इंडियन ट्रैवल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके हेड बनाए गए हैं। नरेंद्र कोपालन की बात की जाए तो भारतीय मूल के नरेंद्रन जोडी कोलापन को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो है दक्षिण अफ्रीका के वो कौन है? सिरिल रामफोसा ने संवैधानिक न्यायालय में नवीनतम परिवर्तन के रूप में कोलापन रामामाका स्टीफन माथपो की नियुक्ति घोषणा की, और ये 1 जनवरी से अपने पद को धारण कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में आता है कि सर काश आप ये बता देते कि जो ये लीडरशिप टाइप की पोजीशन है इसमें भारत के टॉप 10 लोग कहां कहां हैं। आइए हम आपको एक लिस्ट देते हैं किलर पॉइंट्स के जरिए, जिसमें जो टॉप इंडियन ओरिजिन लीडरशिप इन वर्ल्ड वर्तमान समय में चल रही है उसमें से सबसे पहला नाम आएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्तुगल में, भारतीय मूल के हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे मोहम्मद इरफान, ये प्रेसिडेंट हैं गुयाना में। तीसरे नंबर पे आएंगे प्रवीण जुगन्नाथ, प्रवीण जगन्नाथ, जुगन्नाथ आप जो बोले, ये प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस में। इसके अलावा पृथ्वीराज सिंह रूपन, पृथ्वीराज सिंह रूपन ये प्रेसिडेंट है मॉरिशस में, ये भी आपके भारतीय मूल के हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं सूरीनाम में, ये भी भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस, इनको तो जानते ही हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट। लियो वरादगर, लियो वरादगर जो है ये ट्रांजिट एंड मिनिस्टर ऑफ इंटरप्राइज है, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट आयरलैंड में। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, एक तरह के वित्त मंत्री हैं यूके में। यूके में वित्त मंत्री नहीं होते, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते हैं। प्रीति पटेल ये गृह सचिव हैं यूके में। आलोक शर्मा ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे कॉप 26 जो अभी हाल ही में यूके ग्लासगो में आपकी आयोजित हुई, कॉप 26 में। अच्छा, कॉप 26 से याद आया, कॉप 27 कहां पर होगी और कॉप 28 कहां पर होगी? कॉप 27 जो है ये आपकी जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ी बैठक है, पेरिस जलवायु समझौते के हिसाब से आपको याद आएगा। कॉप 15 पेरिस क्लाइमेट था। कॉप 27 जो है ये आपका इजिप्ट में प्रस्तावित है। कहां पर है? इजिप्ट में। जबकि कॉप 28 जो है ये आपका यूएई में प्रस्तावित है। कॉप 28 कहां पर है? यूएई में प्रस्तावित है। मैं एकदम बढ़िया हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो आपको जरूर याद होने चाहिए। एंटोनियो कोस्टा का नाम जरूर आप याद रखो, प्राइम मिनिस्टर है पोर्तुगल। पोर्तुगल एक यूरोपियन कंट्री है और वहां पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की स्थिति में भारतीय मूल का पहुंचता है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी सिरसा बांदला का नाम अभी चर्चा में था। तो ये सारी चीजें एक जगह कवर करने के लिए ही मैं बोल रहा हूं कि आप रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं बाकायदा फोटो सहित आपको बताऊंगा कि ये बंदा कहां पर है, ये बंदा कहां पर है, ये बंदी कहां पर है। तो आप वो एक बार देख लोगे और एक बार देखोगे तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। घरेलू हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया?
अब सबसे पहली बात तो यही बनती कि सर ये अभ्यास है क्या। चलिए मैं आपको कुछ विकल्प देता हूं। अभ्यास जो है एक मिसाइल है। अभ्यास जो है ये आपका एक एयर व्हीकल है, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल है, आप इसे ड्रोन कह सकते हैं। अभ्यास एक बम है, मतलब बम जानते होंगे बम, या फिर अभ्यास एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है। ये है क्या, अभ्यास है क्या? कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि अभ्यास है क्या। नोटिफिकेशन आया था भाई, एक बार शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है? बहुत अच्छे, ध्यान रखिएगा। आप कभी क्या होगा, आप मिसाइल बनाओगे, अब मिसाइल बनाने के बाद उसको छोड़ोगे, लेकिन लड़ाओगे कहां? किसी भी जगह लड़ा दोगे। मान लो आपने एक मिसाइल बनाई, सरफेस टू एयर मिसाइल, कि हवाई जहाज जा रहा हो उसको उड़ा दें हम। अब दुश्मन देश का हवाई जहाज तो रोज रोज मिलेगा नहीं, तो कौन सा उड़ा दोगे? जो अपना राफेल है उसको उड़ाया और मारा दड़ाम, देखो मिसाइल लगी जाके राफेल में कि नहीं लगी जाके। तो एग्जैक्टली जब मिसाइल बनाई जाती है तो उसको हिट करने के लिए टारगेट भी बनाया जाता है। तो दिस इज ए टारगेट, ये एक टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड का मतलब यह है कि यह ध्वनि की गति के बराबर गति से चल सकता है। फिलहाल इसका जो पिछला वर्जन था वो ध्वनि की आधी गति से चल रहा था, यानी कि 0.5 मैक की गति से चलता था। अब ये जो नया वाला वर्जन आया है ये ध्वनि की गति से चल सकता है। ऐसी स्थिति में हम जो मिसाइल बनाएंगे वो फोड़ेंगे कहां? वो इसके ऊपर फोड़ेंगे। तो ये एक अभ्यास क्या है, ये एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है। अनमैन्ड एयर व्हीकल का मतलब ये हो गया, ये एक तरह का ड्रोन है, और ये इतना बढ़िया ड्रोन है कि आप इसे रिमोट से बकायदा एक जहाज की तरीके संचालित कर सकते हैं। और जो भी आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है, उसके लिए इसको टारगेट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसको डेवलप किया है एडीई ने। एडीई क्या है? ये डीआरडीओ की ही एक एरोडायनेमिक शाखा है जो बेंगलोर में स्थित है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कहां से किया है? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण ओडिशा से किया है। इस तरह के परीक्षण हमेशा ओडिशा से ही होते हैं, क्योंकि समुद्र में वो गिरा देते हैं जाके मार के, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है इन लोगों ने? उसका नाम कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन से द्वीप का नाम बदला है? व्हीलर द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। और ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये उड़ता हुआ जहाज जा रहा है, अब इसी को फोड़ देंगे ये लोग। तो अब इसकी भी अच्छे से परीक्षण की जाती है, पता चला इसकी ट्रेजेक्ट्री जो हो वो लो हो या हाई हो, रडार में पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत सारे इसके ऊपर जांच किए जाते हैं। तो टारगेट बनाना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो घरेलू हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसे डीआरडीओ की वैमानिकी प्रस्थान यानी एडीई ने बनाया है। एचएएल ने एडीई में इसके निर्माण का ऑर्डर प्राप्त किया था, यानी कि बनाया एचएएल ने है लेकिन ऑर्डर एडीई ने दिया, फिर उसके हिसाब से इसमें सारी चीजें की गई हैं। अच्छा, अभी हाल ही में डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, डीआरडीओ का जो गठन था तब उस समय बहुत अलग अलग हमारे पास लेबोरेटरीज थी, तो उन सबको मिलाकर के 1958 में डीआरडीओ का गठन कर दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च को मिलाकर के डीआरडीओ का गठन कर दिया गया था। डीआरडीओ की गठन 1958 में किया गया था। मुख्यालय वैसे इसका न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो बेंगलोर बोल देता हूं, बट इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके चेयरमैन है। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। अब एग्जामिनर को देखो क्या पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया वर्तमान समय में डीआरडीओ पास कितनी लेबोरेटरी है जो जिस पर डीआरडीओ काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के पास 52 लेबोरेटरीज हैं जिस पर डीआरडीओ काम करती है। इसी में एडीई वगैरह सब आ जाते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में प्रलय नाम से एक चीज लॉन्च की थी, उसका भी सफल परीक्षण किया था। प्रलय क्या है? एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी जमीन से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर की है। इससे पहले इन्होंने अग्नि पी का परीक्षण किया था। अग्नि पी क्या है? अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसकी रेंज छुपा के रखी गई है, बट कई कई पेपरों में लिख दिया गया है कि 5000 से 6000 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। लेकिन इसके अभी लोअर वर्जन का परीक्षण किया गया। कुछ दिन पहले ही इन्होंने अग्नि 4 का भी मिसाइल परीक्षण किया था, अग्नि 5 का, सॉरी। अग्नि 5 जो है ये 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर की मिसाइल है ना। और ये प्रलय का याद रखिएगा, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने क्या किया था, हर साल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। डीआरडीओ क्या करता है? हर साल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। अब इस बार किसको दे दिया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड? ये दिया गया था हेमंत कुमार पांडे जी को। किसको दिया गया था? हेमंत कुमार पांडे जी को डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जी जी जी।
अब तो आ जाइए बोर्ड के ऊपर। आ जाऊंगा बेटा, मेरी आंख सही होने तो आ जाऊंगा। देखो मैं आपको टेक्निकल ग्लिच बताता हूँ। आपके बोर्ड पर मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है। कैमरे का मतलब होता है फोकस सेट करना, और वो फोकस जल्दी सेट नहीं होता। मतलब ये होता है कि अगर मैंने जरा सा भी मेरे से कैमरा हिल जाएगा तो आपको जो चीजें दिखनी चाहिए वो प्रॉपर दिखेंगी नहीं। और बोर्ड पे कैमरा सेट करने के लिए मुझे आंख से थोड़ा ऐसा देख के, फिर ऐसा देख के, फिर वैसा देख करके सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल असिस्टेंट तो है नहीं। इस पूरे प्रोसेस से बचता हूँ कि 3 बार लैपटॉप देखो, फिर उसके बाद बोर्ड देखो, फिर वो कैमरा देखो। तो वो कैमरे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम्बरसम है। जैसे ही मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं बोर्ड पर आ जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। राजनाथ सिंह ने किया था। कहां किया था? हाइपरसोनिक विंड टनल। क्यों? हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटीज जो है ये केवल कुछ ही देशों के पास है। अमेरिका, रशिया, चीन के बाद हमारे पास हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी। मतलब कि एकदम हाइपरसोनिक अगर कोई जहाज जा रहा हो, हाइपरसोनिक स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट टेस्ट करना हो, तो उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, बताइए कहां पर ये किया गया था? उद्घाटन इसका कहां पे? देखो एक एक क्वेश्चन जो है वो नवरत्न है। हैदराबाद में। कहां पे किया गया था? हैदराबाद में। राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन पिछले साल किया था। आगे बात समझिए। आगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। और इस न्यूज में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पार्क हैं वो ऑलमोस्ट सब बता दूंगा। जो अभी बने हैं, जो आ रहे हैं, या जो भी बने हैं वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत दर्शन पार्क में है क्या? देखिए, भारत दर्शन पार्क की खासियत ये है कि ये पूरा पार्क जो है ये वेस्ट से बनाया गया, कचड़े से बनाया। कचड़े से क्या बना दिया? चार मीनार बना दी, कुतुब मीनार बना दिया, ताजमहल बना दिया, और बहुत सारी 22 कलाकृतियां जो हैं भारत की मॉन्यूमेंट की वहां पर बनाई गई हैं, और इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। प्रश्न यही पूछा जाएगा, इसका विमोचन किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन अपने मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी ने किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, जो स्क्रैप और अपशिष्ट सामग्री से निर्मित है। यह 8 एकड़ में फैला है और इसमें लगभग 22 प्रतिकृतियां हैं। किसकी? कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर जैसे स्मारकों की। अब बारी है इंपॉर्टेंट पार्क्स अभी क्या क्या हुए उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन जिसे सुरभि वाटिका भी कहा जा रहा है, कहां खोला गया है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। कहां खोला गया? उत्तराखंड में। पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, ये कहां पर खोला गया है? देश का पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर आपका उत्तराखंड में। टायर पार्क को याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल। फायर पार्क को याद रखिएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के भुवनेश्वर में। पार्क से याद आया, जेंडर पार्क कहां खोला गया है? देश का पहला जेंडर पार्क। देश का पहला जेंडर पार्क कहां खोला गया है? ध्यान रखिएगा, केरल में। देश का पहला जेंडर पार्क कहां खोला गया? केरल में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, अपनी तरह का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया? पटना। पटना मतलब बिहार। पटना मतलब बिहार। एलिफेंट हॉस्पिटल कहां पर खोला गया था? ये मथुरा में खोला गया था। ये आपका कहां पे खोला गया था? मथुरा में। टर्टल रिहैब सेंटर कहां पर है? टर्टल रिहैब यानी कछुओं के लिए संरक्षण केंद्र, ये भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार में है। अच्छा, अभी हाल ही में असम में 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए, नाम बता सकते हैं? असम में अब नेशनल पार्क कितने हो गए? 7। तो 2 नेशनल पार्क जो असम में बनाए गए हैं उनका नाम है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई और रायमोना। देहिंग पटकाई और रायमोना, उनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व आया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये अभी वहां पर आया। अब टाइगर रिजर्व भारत में कितने हो गए? 53 टाइगर रिजर्व है टोटल। कितने टाइगर रिजर्व है? 53। न्यू रामसर साइट, अभी यूपी में एक नई रामसर साइट आई, 47वें नंबर की रामसर साइट है। ये कहां पर है? ये हैदरपुर में है। हैदरपुर। हैदरपुर कहां पर है? ये बिजनौर के पास आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा? बिजनौर, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मिलेगा। इससे पहले आपकी 2 साइट आई थी गुजरात में, थोल और बधावन। थोल और बधावन, रामसर साइट की बात कर रहा हूं। थोल और बधावन, ये दोनों कहां पे थी? ये गुजरात में थी। गुज लिख दूं, काम चल जाएगा। इसके अलावा एक थी आपकी सुल्तानपुर और भिंडवास। सुल्तानपुर और भिंडवास। सुल्तानपुर और भिंडवास,
सुल्तानपुर और भिंडवा, ये कहां पे थी? ये आपकी हरियाणा में थी। इनको भी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। तो कितनी रामसर साइट हो गई? 47। अच्छा, अभी हाल ही में 2 नए ब्लू फ्लैग मिले सर्टिफाइड। कहां कहां मिले? कोवलम, कोवलम बीच। कोवलम बीच कहां पर है? कोवलम है आपका तमिलनाडु में। कोवलम कहां पर है? तमिलनाडु में। इसके अलावा एक पुडुचेरी का है ईडन। एक कहां का है? पुडुचेरी का ईडन। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, पुडुचेरी के ईडन को। ठीक है, तो जेंडर पार्क कहां पर है? केरला में है। फायर पार्क, टायर पार्क हो गया। अभी एक और पार्क मुझे कोई याद आ रहा था, मैं भूल गया। ठीक है, अभी मैं एक चीज भूल गया। चलिए चलिए, तो इतना ही याद रखिए। ठीक, चलिए। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो, नहीं तो अभी मैं आपको बता देता। इतना कभी कभी ऐसा होता है, ये भी बताऊंगा वो भी बताऊंगा, गड़बड़ा जाता है। एरोमेटिक गार्डन जो है वो उत्तराखंड में, फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर उत्तराखंड में, टायर पार्क वेस्ट बंगाल में, फायर पार्क उड़ीसा भुवनेश्वर में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में, भागलपुर बिहार में, टर्टल रैप सेंटर, देहिंग पटकाई और रायमोना जो हैं ये 2 नए नेशनल पार्क असम में। लेदर पार्क कहां पर बनने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेदर पार्क जो है ये कानपुर में बनने वाला है। भारत का सबसे बड़ा लेदर पार्क कहां पर बनेगा? कानपुर में एक जगह है रमईपुर, वहां पर इसको डेवलप किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा लेदर पार्क, देश का सबसे बड़ा लेदर पार्क जो है ये यहां पर डेवलप किया जा रहा है, कानपुर के रमईपुर में। ठीक है, रुको अभी कर देते हैं भाई, बिल्कुल कर देते हैं। 1 सेकंड रुको, तब तक आप लोग ये पढ़ो। 25 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने ये कोशिश की कि भाई क्या किया जाए कि आपका एक स्मार्टफोन योजना शुरू की जाए, एक स्मार्टफोन योजना शुरू की जाए। तो ये किसने शुरू करी है? किस राज्य ने शुरू की है? 1 सेकंड रुक जाना, मैं तब तक जो हरकत कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दूं। तो ये आपकी शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, बहुत समय से इसके लिए चल रहा था। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक और डीजी अध्ययन नाम से एक ऐप बनाया गया है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर करके आप ये पा सकते हैं। फिलहाल लगभग 1 लाख लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इकाना स्टेडियम कहां पर है? तो इकाना स्टेडियम का आप नाम याद रखिएगा, ये आपका कहां पर है? ये आपका लखनऊ में है ना, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार हो गए, मतलब वहां पे हो गया है ये। तो 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं। किनको बांटे गए हैं? जो बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में हैं। अभी हाल ही में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी जो है ये पहला शहर है पूरे भारत का जहां पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे सर्विस मिल सकती है। अलीगढ़ का नाम बदलकर इन्होंने हरिगढ़ कर दिया। कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी जो है 2nd नंबर पर है, जबकि आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पर है। मातृभूमि योजना यूपी की है। हेल्थ एटीएम लखनऊ में लगाया गया। पीएम ने उज्ज्वला 2 यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला 2 स्कीम का अनावरण यूपी के महोबा से किया था। माई गव हमारी सरकार नाम का एक पोर्टल है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। नई जनसंख्या नीति जो है वो लेकर के आए 2021-30 के लिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में यूपी ने टॉप किया था। बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इस बार 26 जनवरी का यानी जो बीत गई उसके लिए किसको गया था? वो गया था यानी बेस्ट झांकी जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर से संबंधित है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यूपी में ही मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश जो है ये कंट्री का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर 2 एक्सप्रेसवे पर आपका एयर स्ट्रिप है, यानी जहाज उतारे जा सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। पशुओं के लिए पहला युद्ध संग्रहालय, पशुओं के लिए पहला युद्ध संग्रहालय यूपी के मेरठ में बनाया गया था। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय TX2 प्राइज से सम्मानित किया गया। कैपिटल सिटी की बात की जाए तो लखनऊ। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत पहले चीफ मिनिस्टर थे और योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभी एक पुस्तक आई, ए मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ये पुस्तक किसने लिखी है? अभी इनके ऊपर एक पुस्तक आई, ए मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ये किताब किसने लिखी है? अभी बताया 2-3 दिन पहले।
गुड मॉर्निंग। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। नेशनल पार्क क्या, मतलब टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह मिला करके 15 नेशनल पार्क है, मतलब 15 आपके पास टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। तो दुधवा, चंबल, पीलीभीत ये प्रमुख हैं। स्टेट डांस की बात करें तो कथक, ट्राइब्स की बात करें तो अगरिया, बुक्सा, जौनसारी, गोंड प्रमुख जनजातियां हैं। लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 75 है। बेटा हाथ नहीं चल रहा है मेरा ठंड की वजह से। 24 जनवरी 1950 जो है वो स्टेटहुड डे है। 24 जनवरी को यूनाइटेड प्रोविंस बना था। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले राज्य का दर्जा पाया था, यानी भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, ये बताइए, मतलब जिसको सबसे पहले राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ सबसे पहले। शांतनु गुप्ता इज द राइट आंसर। क्या नाम था उनका? शांतनु गुप्ता, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्या लिखा है? ए मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी। अब उत्तर सही आया, विकास यादव, बहुत बढ़िया। तो एनिमल की बात की जाए तो बारहसिंगा है, बर्ड जो है वो सारस क्रेन है, फ्लावर जो है वो पलाश है, ट्री जो है वो सीता अशोक है। सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? ओडिशा इज द राइट आंसर। ओडिशा बना है सबसे पहले 1936 में, ठीक है, 1936 में, 1936 में उड़ीसा बना है, सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। सुशासन सूचकांक, सुशासन सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये वही राज्य है जो आपका लॉजिस्टिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर है। लॉजिस्टिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर है। ये वही राज्य है जो आपका सोलर रूफटॉप के मामले में टॉप पर है। ये वही राज्य है जो आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पर है। ये है गुजरात। तीनों इंडेक्स में ये टॉप पर है और चौथा भी सुशासन सूचकांक में ये टॉप पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। सुशासन सूचकांक जो है वो अभी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने लॉन्च किया और बताया कि गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर गोवा है। अब देखो, महाराष्ट्र से भी मुझे कुछ याद आ रहा है। महाराष्ट्र को अभी हाल ही में COP26 में एक अवार्ड दिया गया था। महाराष्ट्र को अभी हाल ही में COP26 में एक अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा दिया गया था? COP26 में एक अवार्ड दिया गया था, वो था इनॉग्रल, यानी कि पहला इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। गोवा की बात कर ले तो गोवा तो आपको पता ही है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला 100% पहला राज्य। दूसरी बात क्या है? गरीबों को राशन देने वाला, फ्री में राशन देने वाला, गरीबों को फ्री राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य गोवा है। और इसके अलावा आपको हर घर बिजली पहुंचाने वाला, 100%, ये भी आपका गोवा है। हर घर बिजली पहुंचाने वाला हुआ, ठीक है। हाँ, अहमदाबाद जो है वो भारत का सबसे चीपेस्ट शहर है, ये बात एकदम सही है। क्रैक इंग्लिश, ये तो बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर है। अरे तुम्हारा पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स करा दूंगा। अब मैं ये मत टेंशन लेना कि करंट अफेयर्स कहीं से छूटेगा, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ, मॉन्टी कह रहे थे थोड़ा सा और फास्ट कराओ। हो गया, खत्म ही हो गया। अब मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं फास्ट नहीं करा रहा हूं क्या? मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता चला जा रहा हूं। फास्ट ही है बेटा, धीमा बोल रहा हूं मैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 25 दिसंबर को कौन सी जयंती मनाई गई? अब मैं आपको बता दूं कि इनका जन्मदिन था वो 1861 को हुआ था। अब आप बता दो 25 दिसंबर को कौन सी जयंती मनाई गई? कैलकुलेट कर लो, है ना, कैलकुलेट कर लो, मजा ही हो जाएगा। एनटीपीसी हो जाएगा बिल्कुल। एग्जामो ऐप कब तक सही होगा यार? एग्जामो वाले मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब मैं पागल हो गया हूँ। रामा सर को इतने बार मैसेज किया मैंने, बहुत मतलब हद है वहां पर, किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अभी कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 160वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आपको पता ही है कि भाई मदन मोहन मालवीय जी जो थे उन्होंने ही आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रखा था ना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें देखो, यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। गरीब कल्याण योजना, जैसा कि आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान कुछ लोगों पर राशन नहीं था, तो उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के लिए इसको भारतीय बजट में शामिल किया गया और इसकी जो तिथि थी वो नवंबर 2021 को समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? 30 नवंबर 2021 को समाप्त हो गई। दुनिया में हाहोल्ला मच गया कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में सरकार ने इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें आपको मुफ्त राशन मिलेगा, लेकिन मुफ्त राशन में क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि कुछ फूड ग्रेन्स जो थे वो पहले से ही मुफ्त में मिल रहे थे, यानी जैसे 1 किलो दाल आपको पहले से ही मुफ्त में मिल रही थी। 1 किलो दाल के साथ 5 किलो आप चाहे चावल ले लीजिए या 5 किलो गेहूं ले लीजिए, दोनों नहीं मिलेंगे। 5 किलो चावल मिलेगा या 5 किलो गेहूं मिलेगा। इसका टैगलाइन डाला गया था, संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार। संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार जो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का था। इसकी डेट कब खत्म हो रही थी? 30 नवंबर 2021 को। और इसमें आप पूरा डेटा इसका पूरा पढ़ सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त राशन दिया गया। योजना जो है वो 53,344 करोड़ रुपए की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। 53,344 करोड़ रुपए की योजना है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि 30 नवंबर 2021 के बाद इसे मार्च 2022 तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना ने किस समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम रखा गया है एसिग्मा। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एसिग्मा ने किस ऐप को रिप्लेस किया है? तो याद रखिएगा, एसिग्मा ने आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग ऐप को रिप्लेस किया है, जो लगभग ये लोग 15 सालों से प्रयोग कर रहे थे। अब उसकी जगह एक नया ऐप आ गया है। मतलब ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नॉर्मल ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनके लिए एक अलग ही ऐप है। तो ये आर्मी के हार्डवेयर द्वारा, आर्मी के ही फोनों द्वारा, आर्मी के ही सॉफ्टवेयर द्वारा डेवलप किया गया है एसिग्मा, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। अभी हाल ही में आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का निधन हो गया। उनके बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बनाए गए हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बनाए गए हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए गए हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कब कौन बनाए गए? मनोज मुकुंद नरवाने जी। अच्छा, आर्मी अपना आर्मी डे कब मनाती है? आर्मी अपना आर्मी डे मनाती है 15 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना के पहले भारतीय जो थल सेना अध्यक्ष थे KM करियप्पा ने अपनी पोस्ट को संभाला था, अपने पदभार को ग्रहण किया था। ठीक है, तो एसिग्मा किसका है? एसिग्मा याद रखिएगा आर्मी का ऐप है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? उनका नाम था RL जलप्पा। उनका नाम क्या है? RL जलप्पा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री RL जलप्पा का निधन हो गया। RL जलप्पा कोलार में देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज और RL जलप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डोडलापुर के संस्थापक और अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बारी है आज के वन लाइनर की। हर साल सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2021 को किसी स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा। टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। भारतीय मूल के किसको? नरेंद्र कोलप्पन को दक्षिण अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में न्यायपीठ में नियुक्त किया गया। एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का उड़ान परीक्षण कहां से किया गया? उड़ीसा। ये क्या है? ये एक एरियल टारगेट है। ट्राइफेड वंदन जनजाति धैर्य उद्यम का एक चित्रमय क्रॉनिकल का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन मुंडा जी ने। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया? दिल्ली। 25 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। सुशासन सूचकांक में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 25 दिसंबर को कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं। सरकार ने गरीब कल्याण योजना कब तक बढ़ा दी है? मार्च 2022 तक। भारतीय सेना ने किस समकालीन मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किया? एसिग्मा। और RL जलप्पा का भी हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और आज का प्रश्न है हमारे लिए, आपको ये कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बाकायदा लिखना है। ठीक है, हाँ जी बताएं। तो वीडियो शेयर करते रहिएगा और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आया करें, मजा आएगा। और अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं करंट अफेयर्स में तो वो मुझे बता दीजिए। आज सेंचुरी लगी, दिल को सुकून मिला। ठीक है, तो वैसे सबको पता है, बट मैं चाहूंगा कि आप सभी जो लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, निखिल, दीपा, विकास, आशीष, पायल, AK, आप सब लोग क्या करो,
वीडियो के कमेंट सेक्शन पे करो, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, वहां पे कमेंट सेक्शन पे करो। पीडीएफ के लिए आप रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, टेक